बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल और हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल प्लेन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल प्लेन बेसिकली क्या होता है। नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन ये थी कि अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P। यानी नॉर्मल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि वो एक ऐसे पॉइंट से गुजरता है जिस पे आपने टेंजेंट ड्रा किया। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो प्लेन जो हमारे पास है वो प्लेन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह के प्लेन को हम बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं उसी नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन के बारे में कि हम उस नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कैसे ड्रा करते हैं। तो आप अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो आपको वहां पे टेंजेंट की भी जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको प्लेन की भी जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको कर्व की भी जरूरत पड़ेगी और कर्व के साथ साथ आपको पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। सो जो चीजें हमें नेसेसरी हैं उस इक्वेशन को ड्रा करने के लिए वो सारी बातें हम पहले राइट कर लेते हैं, पहले उनको लिख लेते हैं, बाद में हम इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल प्लेन को ड्रा करें। तो आइए आज की वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन चूंकि कर्व पे डिफाइन होगी तो हम लेट कर लेते हैं। लेट सी बी आर कर्व विद द इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ एस। अब ये जो कर्व होता है आपके पास, इसकी इक्वेशन लिखने के दो मेथड होते हैं। एक होता है कि आप इसको लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ एस की फॉर्म में, और सेकेंड होता है कि आप इसको लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू टी की फॉर्म में। तो हम दोनों से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर हम इसकी इक्वेशन r इक्वल टू आर ऑफ एस ले तो इक्वेशन क्या बनेगी। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम यहाँ पे r वेक्टर इज इक्वल टू आर ऑफ t ले तो क्या बनेगा। पहले r ऑफ s के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में हम r ऑफ t के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास लेट कर लेते हैं कि एक कर्व है, उस कर्व का नाम हमने क्या रख लिया, उस कर्व का नाम हमने c रख लिया। ये हमारे पास एक कर्व है जिसका नाम हमने c रखा। पी क्यू इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स हैं जो कि नेबरिंग पॉइंट्स हैं। बाहर काफी दूर नजर आ रहे हैं लेकिन ये हमने बिल्कुल नेबरिंग पॉइंट्स लिए हुए हैं। पी एंड क्यू टू नेबरिंग पॉइंट्स हैं। जब हम स्पेस में कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं तो मस्ट है हर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट एक पोजीशन वेक्टर जरूर होगा। लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट पी है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है स्मॉल आर वेक्टर। हर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर जरूर होता है। लेट कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर है और ये जो हमारे पास पॉइंट Q है इसका भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर मस्ट है होगा। लेट कर लेते हैं कि इसका जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो है r वेक्टर प्लस ऑफ डेल्टा r वेक्टर। मैंने डॉटेड लाइन से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया क्योंकि इस पॉइंट Q से हमारा रिलेशन बहुत कम होगा जबकि P से हमारा रिलेशन ज्यादा होगा। क्या लिया हमने, C एक कर्व ले लिया, P और Q उसके ऊपर दो पॉइंट ले लिए। हर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट एक पोजीशन वेक्टर होता है। P का पोजीशन वेक्टर कैपिटल स्मॉल r वेक्टर है और Q का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया r प्लस ऑफ डेल्टा r वेक्टर। अब नॉर्मल प्लेन के लिए आपको टेंजेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने पॉइंट P के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर लिया जिसका नाम हमने क्या रख लिया, T। यही पॉइंट हम साथ साथ लिखेंगे। लेट T बी अ टेंजेंट एट पॉइंट P इंटू S विद सावधान है हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर जरूर होता है। तो T अगर हमारे पास टेंजेंट है तो इसका भी यूनिट टेंजेंट जरूर होगा। लेट कर लेते हैं कि इसका यूनिट टेंजेंट T कैप है। ये जो हमारा टेंजेंट है यानी ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है इसे हम टेंजेंट का नाम देते हैं। और लेट कर लेते हैं कि इसका जो यूनिट टेंजेंट है वो क्या है, T कैप है। अब हमने तो ड्रा करनी इक्वेशन नॉर्मल प्लेन की, तो नॉर्मल प्लेन का होना भी मस्ट है, जरूरी है। लेट कर लेते हैं
कि इधर हम यहाँ पे एक नॉर्मल प्लेन ड्रा कर लेते हैं। नॉर्मल प्लेन क्या होगा, ऐसा प्लेन, नॉर्मल प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और साथ साथ जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया है उस पॉइंट में से गुजरता हो। नॉर्मल प्लेन क्या होगा, ऐसा प्लेन, नॉर्मल प्लेन ऐसा प्लेन जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, यानी 90 का एंगल बना रहा हो और जिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है उस पॉइंट में से भी गुजरता हो। ये जो नॉर्मल प्लेन है इसका मैंने नाम एम रख लिया। लेट हम कहते हैं कि एम हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल प्लेन है, यानी ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर भी होगा और जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया है उस पॉइंट में से भी गुजरेगा। ये हमारे पास नॉर्मल प्लेन है। अब हमने फाइंड आउट करनी है नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन। इक्वेशन के लिए याद रख ले, दो पॉइंट का होना जरूरी होता है। एक पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है जिसका नाम हमने रख लिया है पी ऑफ एस और जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। सेकंड पॉइंट हम इस प्लेन के अंदर ले लेते हैं, इस पॉइंट प्लेन के अंदर हम सेकंड एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं P1। जो मर्जी आप नाम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिस तरीके से हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है P1, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है कैपिटल आर वेक्टर। कोई भी आप इसका पोजीशन वेक्टर का नाम रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, हमने नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन ड्रा करनी है तो इक्वेशन के लिए दो पॉइंट्स का होना जरूरी है। अब नॉर्मल प्लेन के अंदर एक पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है P ऑफ S जिसमें से प्लेन गुजर रहा है। सेकंड पॉइंट चूंकि हमें लेना था तो सेकंड पॉइंट मैंने नॉर्मल प्लेन के अंदर सेकंड पॉइंट ले लिया P1। चूंकि हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मस्ट है, होता है, इस वजह से मैंने लेट कर लिया कि ये जो मेरे पास पॉइंट ऑफ P1 है इसका पोजीशन वेक्टर है कैपिटल M। यही बात हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेट P1 बी अ पॉइंट, किसमें पॉइंट है, इन नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन जिसका नाम हमने रखा है M विद पोजीशन वेक्टर। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, विद पोजीशन वेक्टर कैपिटल ऑफ आर वेक्टर। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा। अब आप क्या करें, इस P1 को P के साथ ज्वाइन करवा दें तो आपके पास वेक्टर बन जाएगा P एंड P1 वेक्टर। क्या क्या हमने ज्वाइन कर दें, किसको, P1 एंड P, तो आपके पास एक वेक्टर बन जाएगा P एंड P1 वेक्टर। ये आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर आपको हासिल होगा। आफ्टर दिस अब इक्वेशन की तरफ हम मूव करें। पहले हम इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे, बाद में इसकी कार्टेशियन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास जो पॉइंट P1 है या ये जो वेक्टर P एंड P1 है, ये वेक्टर हमारा P एंड P1 वेक्टर नॉर्मल प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। नॉर्मल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। अगर ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस एग्जिस्ट करेंगी वो सारी की सारी परपेंडिकुलर होगी। जरा गौर से देखिएगा कि अगर हमारे पास प्लेन हो, अगर हमारे पास एक टेंजेंट है यहाँ पे और ये प्लेन उस पे परपेंडिकुलर बन रहा है, इसका मतलब प्लेन की ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगी, प्लेन की ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगी। यानी इनफैक्ट प्लेन अगर परपेंडिकुलर है लाइन के तो उस प्लेन की हर लाइन, और मैं यूं आपको कहूं कि हर लाइन नहीं बल्कि हर पॉइंट उस पे जाकर परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई पॉइंट उस पे परपेंडिकुलर नहीं होता, लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती, तो इट मींस वो हमारे पास प्लेन भी परपेंडिकुलर नहीं समझा जाएगा। ये प्लेन अगर परपेंडिकुलर है इट मींस इस प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी भी परपेंडिकुलर होंगी। नाउ सिंस हमारे पास जो नॉर्मल प्लेन था M इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन पे क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। क्या आपके पास रीजन है,
क्योंकि नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन यही कहती है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई एवरी लाइन, जितनी भी लाइन है लाइंग इन द नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। अगर ये हमारे पास प्लेन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कि इस प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी इस पे परपेंडिकुलर होंगी। अगर सारी लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो लाइन हमारे पास P एंड P1 बन रही है, सारी लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ये जो P एंड P1 लाइन है ये भी तो प्लेन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। जब सारी परपेंडिकुलर है तो मस्ट है ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगी किसके, टेंजेंट लाइन के। सारी लाइंस परपेंडिकुलर है तो P एंड P1 वाली लाइन भी परपेंडिकुलर होगी। या मैं यूं भी कह सकता हूं P एंड P1 किसके इक्वल होगा, P एंड P1 को आप दे सकते हैं OP1 वेक्टर माइनस ऑफ OP वेक्टर इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट लाइन के। अब टेंजेंट लाइन का एक यूनिट वेक्टर है, अगर ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो मस्ट है टेंजेंट लाइन के यूनिट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी OP1 माइनस ऑफ OP इज परपेंडिकुलर टू T कैप। आफ्टर दिस OP1 क्या है, OP1 से मुराद है P1 का पोजीशन वेक्टर, और P1 के पोजीशन वेक्टर को हमने डिफाइन किया था कैपिटल R से, माइनस ऑफ OP यानी P का पोजीशन वेक्टर विच इज स्मॉल r वेक्टर, परपेंडिकुलर है किसके, T कैप के। इट मीन परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। याद रख लें, अगर आपके पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, ये आपके पास नॉर्मल प्लेन की वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन बन जाएगी। r माइनस ऑफ r डॉट ऑफ t कैप इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल प्लेन। ये हमारे पास नॉर्मल प्लेन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। व्हेन, कब ये इक्वेशन है, व्हेन r वेक्टर इज इक्वल टू r ऑफ s, अगर आपके पास r वेक्टर r ऑफ s के इक्वल हो। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास r वेक्टर इक्वल हो r ऑफ t के, यानी अगर मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इक्वेशन को लिखने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, एक r इक्वल टू r ऑफ s, दूसरा r इज इक्वल टू r ऑफ t। तो ये हमने प्रूव किया r इक्वल टू r ऑफ s से। अब देखते हैं कि अगर r वेक्टर इक्वल टू r ऑफ t हो तब इक्वेशन क्या आएगी, बिल्कुल सवाल से चेंज है। इक्वेशन फाइनल हमारे पास आई r माइनस r इनटू t कैप इज इक्वल टू 0, और ये जो हमारे पास t कैप होता है, फर्दर t कैप किसके इक्वल होता है, r माइनस ऑफ r डॉट ऑफ t कैप फर्दर इक्वल होता है dr ओवर ds के, dr ओवर ds इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में, अगर आपके पास r इक्वल टू r ऑफ t हो तो dr ओवर dt ये आपके पास होता है r डॉट वेक्टर इनटू t के। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन आपके पास बन जाएगी कैपिटल R माइनस ऑफ r वेक्टर डॉट ऑफ dr ओवर ds, इसको हम लिखेंगे dr ओवर dt डॉट ऑफ dt ओवर ds, which is further equal to capital R minus of small r vector dot of dr over dt, ये हमारे पास r डॉट के इक्वल है, r डॉट और डॉट ये क्या आएगा dt ओवर ds, dt ओवर ds which is equal to 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड वेक्टर फॉर्म है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि t हमारे पास टेंजेंट है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हमारा कर्व नॉर्मल प्लेन
सारी बातें खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि r माइनस ऑफ r इंटू r डॉट, या इसकी जगह पे लिख लें डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म में ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इज ये थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में सेकंड फॉर्म किसकी, नॉर्मल प्लेन की। सो नॉर्मल प्लेन की वेक्टर फॉर्म में आपके पास दो फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म है r माइनस आर वेक्टर इंटू डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू 0, और सेकेंड फॉर्म है r माइनस आर इंटू डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ये उस वक्त है जब r इक्वल टू आर ऑफ एस होगा, और ये फॉर्म उस वक्त है जब r इज इक्वल टू आर इंटू टी होगा, और कर्व के लिहाज से ये टू फॉर्म ही हम यूज करते हैं। ये थी हमारे पास नॉर्मल प्लेन की वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। इसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी। कार्टेशियन फॉर्म में इसी से ही हम नेक्स्ट ड्रा करते हैं। जब हम स्पेस में बात करते हैं तो हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। सो कैपिटल आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एक्स इंटू आई प्लस कैपिटल वाई इंटू जे प्लस कैपिटल जेड इंटू के, और स्मॉल आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आई प्लस ऑफ स्मॉल वाई जे प्लस ऑफ स्मॉल जेड इंटू के। साथ हम डी आर और डी टी, या इसको देखें डी आर और डी एस, हम डी आर और डी एस के लिहाज से बात करें तो ये हमारे पास डी आर और डी एस, इसको आर डॉट का अगर आप नाम दे दें या आर प्राइम का नाम दे दें, अगर एस से लिखे तो प्राइम लिखते हैं, और अगर टी से लिखे तो डॉट लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स डॉट इंटू आई कैप प्लस वाई डॉट इंटू जे कैप प्लस ऑफ जेड डॉट इंटू के कैप। ओके जी, ये आपके पास आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड आर प्राइम की वैल्यूज आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे या इस इक्वेशन में पुट कर दें। इसमें पुट करेंगे आर माइनस आर डॉट डी आर बटा डी एस इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा उस इक्वेशन में, अगर हम पुट करेंगे आर माइनस ऑफ आर वेक्टर डॉट ऑफ आर प्राइम इज इक्वल टू 0, इट मींस r माइनस आर, तो x में से x माइनस करेंगे, x माइनस ऑफ इस r में से ये r माइनस कर रहे हैं, x माइनस x इंटू आई कैप आ जाएगा प्लस y कैपिटल Y माइनस ऑफ स्मॉल y इंटू जे कैप आ जाएगा प्लस ऑफ z माइनस स्मॉल z इंटू के कैप आ जाएगा। डॉट क्या लिख रहा है, r प्राइम हमारे पास क्या है, x डॉट इंटू आई कैप प्लस वाई डॉट इंटू जे कैप प्लस जेड डॉट इंटू के कैप। डॉट भी ले सकते हैं और प्राइम भी यूज कर सकते हैं। ओके जी, क्या आएगा यहाँ पे, इट मींस अब हमारे पास दो वेक्टर है, एक r माइनस आर वेक्टर वाला पार्ट और दूसरा r प्राइम वाला पार्ट। इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगा और आई का बाकी के साथ 0 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर आपके पास आएगा x माइनस एक्स इंटू एक्स प्राइम, या डॉट जैसे मर्जी आप यूज कर लें, प्लस ऑफ सेकंड क्या आएगा, y माइनस वाई इंटू वाई प्राइम प्लस ऑफ z माइनस z इंटू थर्ड के साथ आप इसका डॉट लेंगे z प्राइम, आंसर विल बी 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इस x प्राइम को, इसके साथ ये आएगा x प्राइम माइनस स्मॉल x प्राइम प्लस ऑफ कैपिटल Y इंटू y प्राइम माइनस ऑफ y एंड y प्राइम प्लस ऑफ z इंटू z प्राइम माइनस z इंटू z प्राइम। ये स्मॉल z है हमारा और वो कैपिटल Z है, ये कैपिटल Z है और ये डेरिवेटिव वाला स्मॉल z इक्वल टू 0 आ गया। अब आप कैपिटल वाले अलग कर लें और स्मॉल सेपरेट कर लें, x प्राइम आ जाएगा प्लस ऑफ कैपिटल y इंटू
वाई प्राइम आ जाएगा प्लस ऑफ कैपिटल जेड इंटू जेड प्राइम आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्राइम प्लस ऑफ वाई प्राइम प्लस ऑफ जेड जेड प्राइम। आंसर विल बी 0। आंसर किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो एक्स प्राइम है आप लेट कर लें कि स्मॉल एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए। ये जो स्मॉल वाई प्राइम है इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास बी के इक्वल है। ये जो स्मॉल जेड प्राइम है इसको लेट कर लें कि हमारे पास ये किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। और ये जो आपके पास पाथ है स्मॉल एक्स वाला, इन सब को आप लेट कर लें कि ये डी के इक्वल है प्लस ऑफ वाई वाई प्राइम जेड एंड जेड प्राइम। सब्स्टिट्यूट कर दें इसकी जगह पे डी, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? एक्स प्राइम की जगह पे ए आ जाएगा, ए एक्स प्लस ऑफ वाई प्राइम की जगह पे बी आ जाएगा, बी वाई प्लस ऑफ सी जेड माइनस ऑफ डी इज इक्वल टू। अब ये सारे टर्म जो माइनस की फॉर्म में है, फर्दर आप इस टोटल को डी का नाम दे दें तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ डी इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म किसकी? ऑफ नॉर्मल प्लेन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं क्लियर करता चलूं कि हमने यहाँ पे ए बी सी डी क्यों सब्स्टिट्यूट किए हैं। याद रख लें, जो आपके पास प्लेन हो, किसी भी टाइप का प्लेन हो, उसकी जो जनरल इक्वेशन है, जिस तरह आपके पास लीनियर की एक जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी एक जनरल फॉर्म होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आप यूं एक्सप्लेन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। लीनियर की जनरल फॉर्म आप यूं लिखते हैं ax प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो जिस तरीके से इन इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है हमारे पास, बिल्कुल इसी तरीके से प्लेन की भी एक जनरल फॉर्म होती है और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ cz प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो आप बता सकते हैं कि प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें a b c एंड d कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये जो x प्राइम y प्राइम z प्राइम आ रहे थे उनको a b c और d का नाम दे दिया था। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगी किसकी? नॉर्मल फॉर्म की। तो आज का लेक्चर हमारा फाइनल हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? नॉर्मल प्लेन की इक्वेशंस। नॉर्मल प्लेन की इक्वेशंस टू टाइप्स की हमने स्टडी की। फर्स्ट उसकी वेक्टर फॉर्म, सेकंड उसकी कार्टेशियन फॉर्म। फिर वेक्टर फॉर्म में हमने दो पार्ट्स किए। पहला पार्ट था कि व्हेन r इज इक्वल टू r ऑफ s, तो हमारे पास रिजल्ट आया कि r माइनस r इंटू डी आर ओवर ds इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट था r इज इक्वल टू r ऑफ t, तो हमारे पास रिजल्ट आया r माइनस r इंटू डी आर ओवर dt इज इक्वल टू 0। ये हमारी थी वेक्टर फॉर्म। फिर हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैंने इस फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर आप इस फॉर्म को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे प्राइम की जगह पे डॉट आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास क्या है? ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ cz प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।